बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं करिश्मा। बात हम करेंगे इजराइल की, ईरान की, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि नसरल्ला का अंत कैसे। देखिए, अभी हाल ही में इजराइल के लेबनान में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ढेर हो गया। हिजबुल्लाह के बाद इजरायली सेना अब यमन के हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इजरायली वायुसेना की है, जिसके सटीक निशाने और तबाहियों की चर्चा चारों ओर हो रही है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में दही क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के केंद्रीय सैन्य कमांडर सेंटर को तबाह कर दिया और इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में इजराइल के 8 विमानों को 2000 पाउंड यानी कि करीब 1000 किलो के बमों से लैस दिखाया गया, जिन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। अब हम आपको बताते हैं इजरायली एयरफोर्स की तकनीक और तबाही की वो खौफनाक रणनीति के बारे में, जिसने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को तोड़ के रख दिया। और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, नसरल्ला का अंत कैसे। हिजबुल्लाह की ललकार, इजराइल तैयार। महायुद्ध से मिडिल ईस्ट में हाहाकार। नसरल्ला का सफाया, हिजबुल्लाह घबराया। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने भरी हुंकार। हमास के बाद हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार। हिजबुल्लाह को नहीं मिली छिपने की ओर। नेतन्याहू का प्रण, हिजबुल्लाह का होगा खात्मा। लेबनान में घुसने को आईडीएफ सैनिक तैयार। कभी भी हो सकता है अंतिम वार। तो देखिए, इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हमले लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ और यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब जमकर हमला कर रहा है। अब हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है और आगे इसकी रणनीति क्या है। इजरायली हमले में मारे गए नसरल्ला और हूतियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए BLU 109 बम और इसके अलावा JDAM किट के बारे में, जिससे इजरायली वायुसेना सबसे आगे खड़ी दिखाई दे रही है। आखिर इजराइल क्या इससे भी आगे अटैक करेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता इजराइल। चारों ओर दुश्मनी का भाव रखने वाले मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद दुनिया का एकमात्र यहूदी देश इजराइल किसी से दबता नहीं है। उसके बारे में कहावत मशहूर है कि वह अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, उन्हें आकाश पाताल में भी जाकर ठिकाने लगा देता है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला को उसके ही गढ़ में ठिकाने लगाकर इजराइल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। इसके साथ ही उसने अपने दुश्मनों को खुला मैसेज भी दे दिया है कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो वे भी अपना अंजाम अच्छी तरह जान लें। महीनों से थी हिजबुल्लाह पर नजर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला को एकाएक
ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि इसके पीछे महीनों से चली आ रही इजराइल की निगरानी और लंबी योजना थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही हसन नसरल्लाह इजराइल पर हमले की लगातार धमकी दे रहा था। तभी से इजरायली रक्षा विशेषज्ञों को भनक लग गई थी कि हिजबुल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और देर सवेर दोनों में भिड़ंत होनी तय थी। इजराइल और हिजबुल्लाह का अगर हम लोग लड़ाई अभी देखें जो चल रहा है लेबनान में, इजराइल ने अपने ठान रखी थी कि हिजबुल्लाह को वो खत्म करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है हमेशा अलाइनमेंट दिखा रहा था हमास के साथ। हिजबुल्लाह जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो ईरान ने उसको लीड किया है। ईरान ने जो उनके पूरे शिया फोर्सेस है वो हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह को भी एकदम प्रॉप अप कर रखे हैं। साथ में लेबनान में हौती मिलिटेंट्स भी हैं, इराक के अंदर भी उन लोगों ने पूरे अपने सब रेजिस्टेंस एलिमेंट्स डाले हुए हैं, जिन लोग का एक ही मकसद है इजराइल का खात्मा और यूएसए के खिलाफ उन लोगों का जो रेजिस्टेंस रहता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इजराइल ने अपना खात्मा किया हसन नसरुल्लाह का, हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के बहुत बड़े लीडर थे। 1992 से वो उसके सेक्रेटरी जनरल थे, वो उसको हेड कर रहे थे। लेबनान में उनका बहुत ज्यादा नाम था। पिछले बार जब लड़ाई भी हुई थी 2006 में भी उन्होंने बहुत एक हीरो का स्टेटस पा गए थे लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह जो है एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भी था लेबनान में। आज के तारीख पे भी करीब उनके 15 सांसद इलेक्टेड है लेबनान के अंदर। तो हसन नसरुल्लाह का एक बहुत बड़ा इमेज बन रखा था अरब वर्ल्ड के अंदर भी। लेकिन जिस तरीके से उनका एक ही मकसद था कि इजराइल को खदेड़ के वहां से हटाना है, और जो भी कुछ ऑक्यूपाइड अभी जो पोर्शंस उन लोग मानते हैं कि सदर लेबनान में इजराइल के पास है, वहां से भी उनको खदेड़ना चाहते थे। और जो खुलकर इजराइल के खिलाफ वो लोग जो बमबारी कर रहे थे, मिसाइल्स दाग रहे थे, तो इजराइल ने भी ठान लिया था कि ये अब इन पर एक्शन लेगा। और उन्होंने इंतजार किया जब हिजबुल्लाह ने काफी मिसाइल्स इन पर दागा, तो इस पर उन लोग ने तुरंत एक्शन लिया। बनाए रखा संयम जब तक। इसके बाद से इजरायली विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह समेत उसके प्रमुख कमांडरों की खोज खबर निकालने में जुट गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए उसकी पल पल की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन उसे तब तक नहीं छेड़ा गया जब तक उन्होंने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेटों की बरसात कर उसे पलटवार के लिए मजबूर नहीं कर दिया। 200 विमानों ने मचाया कहर। इसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली एयरफोर्स के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़े और लेबनान के शहरों में आबादी के बीच बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम मिसाइल बरसाकर उसे घुटनों पर ला दिया। ये हमले इतने सुनियोजित थे कि अधिकतर हिजबुल्लाह कमांडरों के ठिकाने ही नेस्तानाबूद हुए और आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनके लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है हिजबुल्लाह का, वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं। तो लीडरशिप तो गायब हो गई, 1। सेकेंडली, इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल के बाद चला ऑपरेशन। इस हमले से घबराया हसन नसरुल्लाह अपने कमांडरों और लेबनान में तैनात ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर के साथ इजराइल पर अटैक की प्लानिंग कर रहा था। ये गोपनीय मीटिंग लेबनान की राजधानी बेरूत में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जमीन से 60 फुट नीचे बने सेफ बंकर में हो रही थी। इस मीटिंग की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मिल गई थी, जिसके बाद दूसरे सोर्स से इसे क्रॉस चेक किया गया। इसके बाद ये सूचना तुरंत इजरायली एयरफोर्स और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दे दी गई। 2000 पाउंड के 15 ब्लू बमों से लैस थे फाइटर जेट। अमेरिकी सेना के पूर्व एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टेक्नीशियन ट्रेवर बॉल के मुताबिक इस हमले का एक वीडियो जारी किया गया,
वीडियो में जो 8 विमानों को दिखाया गया वो 2000 पाउंड के 15 बमों से लैस थे। ये फाइटर जेट BLU-109 बमों से भी लैस थे, जिनमें JDM किट भी लगा था। ये ब्लू बम गाइडेड होते हैं, जो बमों से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हैं। एक बंकर भेदी बम नसरल्ला बन गया इतिहास। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने 80 टन वजनी बंकर भेदी बमों का इस्तेमाल किया। ये बम बिल्डिंग की सभी छतों को तोड़ते हुए सीधे बंकर में जाकर गिरा और फिर जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसके बाद पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबे के नीचे दबने से आतंक का सरगना हसन नसरल्ला समेत हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों और ईरानी कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर की मौत हो गई। नसरल्ला की डेड बॉडी बरामद। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। उसके शव को लेबनान के बेरूत में उसी जगह से बरामद किया गया जहां IDF ने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसकी मौत की वजह पर सस्पेंस है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि उससे पहले बताया जा रहा था कि हमला में नसरल्ला के शव के चिथड़े उड़ गए और केवल उसकी अंगूठी मिली है। अंगूठी से ही उसके मारे जाने की पुष्टि का दावा किया जा रहा था। ईरान की तरफ से बयानबाजी जारी। हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बयानबाजी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की तरफ से कहा गया कि लेबनान के लोग ये नहीं भूले कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे। हिजबुल्लाह ने ही उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था, अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे, उनको निस्तनाभूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाइमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। नेतन्याहू का ईरान के लोगों को सख्त संदेश। हिजबुल्लाह और ईरान की ओर से इजराइल को धमकी दी जा रही। उधर इजरायली PM नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को संदेश दिया कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं जो इजराइल की पहुंच से बाहर हो। उन्होंने ईरान के लोगों से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि उनका देश उन्हें रसातल के करीब ला रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हर रोज आप ऐसे शासन को देखते हैं जो आपको अपने अधीन कर लेता है। लेबनान की रक्षा, गाजा की रक्षा के बारे में उग्र भाषण देता है। आपका देश आपको हर रोज अंधकार की ओर ले जा रहा है और युद्ध की ओर धकेल रहा है। BLU-109 क्या है जिससे दफन हो गया नसरल्ला? अमेरिका में बना ये BLU-109 बम बेहद विध्वंसक है। इस बम को बंकर बम कहा जाता है, जो बंकर में घुसकर मारता है। इसे बंकर बस्टर या पेनिट्रेशन बम भी कहा जाता है। इनका मकसद कंक्रीट से बने बंकरों और इमारतों में चीर कर मारना है, यानी दुश्मन कहीं भी छिप कर बैठा हो तो उसकी मौत तय है। इसी ब्लू बमों के हमले में हसन नसरल्ला अपनी पूरी यूनिट के साथ जमींदोज हो गया। अमेरिका के अलावा ये ब्लू बम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब की वायुसेना इस्तेमाल करती है।
इजराइल जो है उसके मोसाद बहुत एक्टिव है। जिस तरीके से हम लोग ने देखा है कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके खुफिया तरीके से उन लोग ने क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के तहत पूरे जो इनके पेजर्स हैं, इनके वॉकी टॉकीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन सब जगह पे उन लोगों ने पहले ही प्लास्टिक एक्सप्लोजिव डाल के जो 2-3 साल का ऑपरेशन रहा होगा इन सब चीजों को अंजाम देने के लिए, तो वो लोग पूरा ट्रैकिंग भी कर रहे थे कौन सा लीडर कहां पर है। और हसन नसरुल्लाह के खिलाफ उन लोगों ने, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था एक बड़ा आक्रामक सा, जिसमें उन्होंने बोला कि ये हिजबुल्लाह को भी नहीं छोड़ेंगे। उसके कुछ घंटों बाद ही पूरा अटैक हुआ था बेरूट पे, जहां पे हसन नसरुल्लाह दूसरों के साथ होल्ड अप थे। अंडरग्राउंड बंकर में वो बैठे हुए थे, करीब 60 फीट ग्राउंड के नीचे थे। लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट है, बंकर बस्टर जो उन लोग के पास जो मिसाइल्स हैं उसको दागा गया। ब्लू 109 मिसाइल सिस्टम्स हैं ये, जिसको बंकर बस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कई देश इसको यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इजराइल के पास है, यूएसए के पास है। BLU 109B में लगभग 1 इंच यानी 25 मिलीमीटर की मोटी स्टील की परत है। इसका हथियार 550 पाउंड यानी 250 किलोग्राम ट्राइटोनल से भरा हुआ है। इसमें एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिले एक्शन या FU-143 टेल फ्यूज है। अमेरिकी सेना ने 1985 से BLU 109 का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका इस्तेमाल GBU-15 इलेक्ट्रो ऑप्टिकली गाइडेड बम, GBU-24 पेववे 3 और GBU-27 पेववे 3 लेजर निर्देशित बमों के साथ साथ कुछ बमों के वारहेड के रूप में भी किया जाता है। ये ब्लू बम JDAM और AGM हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ भी लगाए जा सकते हैं। क्या है GDAM किट, जिससे लगा सटीक निशाना? ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक गाइडेड किट है जो बिना गाइड वाले बम या गूगे बम को भी हर मौसम के लिए सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री में बदल देता है। JDAM से लैस बमों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रिसीवर से जुड़े एक सिस्टम से निर्देशित किया जाता है। इसमें वह 15 समुद्री मील यानी 28 किलोमीटर तक के दायरे में तबाही मचा सकता है। JDAM से लैस बम 500 से 2000 पाउंड यानी 230 से 910 किलोग्राम तक का होता है। JDAM की मार्गदर्शन प्रणाली का इस्तेमाल अमेरिकी और इजराइल की वायुसेना और नौसेना दोनों करती है। तो जैसे अगर नॉर्मल बॉम्ब उस पर गिरता है तो बॉम्ब गिरकर फट जाता है, तो जिससे कंक्रीट स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, उसके नीचे लोग बच जाते हैं। लेकिन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का एम ये रहता है कि पहले वो लोग गिरकर पेनिट्रेट करते हैं कंक्रीट के अंदर, और फिर पेनिट्रेशन के बाद वो लोग उसमें एक्सप्लोड करते हैं, जिसकी वजह से पूरे कंक्रीट बंकर को भी वो ध्वस्त कर देते हैं। और इसी चीज के ध्वस्त होने के बाद जो नसरुल्लाह और डिप्टी एक लीडर ईरान से भी वहीं पे उसमें मौजूद था, कुड्स फोर्स का, तो इन सब की वहां पे खात्मा हुआ, इन सब की वहां पे मौत हो गई। कौन था नसरुल्लाह? हसन नसरुल्लाह साल 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ बना था। वो केवल लेबनान ही नहीं बल्कि लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में काफी लोकप्रिय था। माना जाता था कि नसरुल्लाह ने मिडिल ईस्ट को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने लड़ाकों की भर्ती, ट्रेनिंग और हथियारों पर जमकर मेहनत की थी। यहाँ तक कि साल 2000 में इसी गुट की वजह से इजराइल को दक्षिणी लेबनान खाली करना पड़ा था। इसके बाद से ही यही इलाका मिलिशिया का गढ़ बन गया था। वो आए दिन इजरायली सीमा पर कोई न कोई उत्पात मचाते रहता था। यही वजह है कि जल्द ही नसरुल्लाह इजराइल का जानी दुश्मन बन गया था। भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन NRI डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी NRIs की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज कैनाल से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है।
तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है। इसके अलावा एक मिड टर्म लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खास पेशकश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही कि नसरल्ला का अंत आखिर कैसे हुआ, कैसे आखिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घात लगाकर सफाया करने की कोशिश की। हसन नसरुल्लाह की मौत से न केवल हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान और ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। इसकी वजह आपको बता दें कि उसकी गोल पोस्ट या यूं कहा जाए कि उसकी मंजिल भी आखिर काफी दूर खिसक चुकी है। हालांकि लेबनान में लगातार आक्रामक बयान लेबनान की तरफ से आ रहे हैं कि वे अपने लीडर की मौत का बदला लेंगे, जिसके बाद हाशिफ सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया नेता घोषित किया गया। सफीउद्दीन जो नसरुल्लाह का चचेरा भाई है, जो कि हिजबुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह के नेतृत्व में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। देखिए कौन है हाशिफ सफीउद्दीन। हाशिफ सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उसके पास ईरान के साथ गहरे धार्मिक और पारिवारिक संबंध हैं, जो उसे हिजबुल्लाह के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बनाता है। हाशिफ सफीउद्दीन की छवि नसरुल्लाह के समान है, लेकिन वह उससे कई साल छोटा है। हाशिफ सफीउद्दीन की ग्रे दाढ़ी और चश्मा पहनने की आदत उसे एक अलग पहचान देती है। अमेरिका और सऊदी अरब का वांटेड। हाशिफ सफीउद्दीन को अमेरिका और सऊदी अरब ने 2017 में आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। अमेरिकी वित्त विभाग उसे हिजबुल्लाह का वरिष्ठ नेता और गुट में प्रमुख सदस्य मानता है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ने स्वचालित रूप से नेतृत्व संभाला, लेकिन अब शुरा परिषद को एक नए महासचिव का चुनाव करने के लिए बैठक करनी होगी। ईरान के साथ गहरे रिश्ते। हाशिफ सफीउद्दीन का ईरान के साथ मजबूत संबंध है। दिलचस्प बात यह है कि सफीउद्दीन का बेटा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का दामाद है, जिसकी बेटी से उसकी शादी हुई थी। कासिम सुलेमानी वर्ष 2020 में इराक में अमेरिकी हमले में मारा गया था। हाशिफ सफीउद्दीन ने सैयद की उपाधि पाई है। नसरुल्लाह के विपरीत हाल के राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में खुले तौर पर दिखाई देता रहा है। उसकी काली पगड़ी, जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में उसे चिन्हित करती है, उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंग फिलहाल में खत्म नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से भी ये जंग हाल फिलहाल में खत्म नहीं हुई है। उसके बाद संगठन के लोग इजराइल पर हमले करते रहेंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक ईरान हिजबुल्लाह से अपना सपोर्ट वापस नहीं लेता, ये बगावत चलती रहेगी। कुछ ऐसी ही बात इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कही है।
उन्होंने कहा है कि नसरल्ला के मारे जाने से आतंक का एक चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन उसका सोर्स ईरान नहीं। जब तक सोर्स का सफाया नहीं होगा तब तक इजराइल चुप नहीं बैठेगा। जंग में कौन है किसके साथ? इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भी इजराइल के सपोर्ट में है। सऊदी अरब भी अमेरिका का बड़ा सहयोगी है, लिहाजा उसने भी इजराइल का साथ चुना है। हालांकि सऊदी अरब निष्पक्षता रखते हुए युद्ध रोकने के पक्ष में है। इस जंग में गाजा के साथ लेबनान, सीरिया और ईरान खड़े हैं, जबकि कतर और मिस्र युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता में शामिल है। अब बात यह है कि साहब, अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो है 70 हज़ार के करीब वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2, 3, 4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ। नेतन्याहू को मिला पीएम मोदी का साथ। आतंकवादियों पर कहर बरपा रहे इजराइल को दुनिया के तमाम देश से समर्थन मिल रहा है। भारत भी इजराइल का बड़ा समर्थक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का खुलकर समर्थन भी कर दिया है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत आखिर कैसे होता है।